हम हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में और सभी को बहुत बहुत नमस्कार हमारा। देखिए साथियों, हमने ज़िंदगी में ये देखा है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि आम लोगों से अलग हटके होता है, यानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, दूसरों के लिए वो काम एक ऐसी बात बन जाती है कि वो उसे फॉलो करना चाहते हैं, वो उसका अनुसरण करना चाहते हैं कि हम ऐसा कर सकें अगर कोशिश करें तो इसी कड़ी में आज हम हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सेमिन। हमारे साथ हैं, आप इंदौर की ही हैं और शुरू से कुछ अलग हटके करने की इनकी विधा रही है अपनी, और इन्होंने कुछ ऐसे भी काम किए अलग हटके जहाँ हिम्मत की आवश्यकता थी, जहाँ साहस की ज़रूरत थी। तो आइए हम ज़्यादा बात न करते हुए इनसे मुलाकात करते हैं। सेमिन, हम स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जोशी जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सेमिन, आपने जो आपके बारे में जो हमें बात पता चली है कि आपने इंदौर से साइकिल से आपने एक बहुत लंबी यात्रा की है, तो आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कहाँ से कहाँ तक आप गए साइकिल से। पहले तो ये बताइए, फिर आगे हम आपसे जानते हैं। जी, तो मैंने अपना सफ़र शुरू किया था आज ही के दिन 1 साल पहले 5 अक्टूबर 2020 में। तो मैं इंदौर अपने शहर से कन्याकुमारी की तरफ गई थी, जो कि सफ़र टोटल था 2800 किलोमीटर्स का। तो ये थी मेरी जर्नी का टोटल कैलकुलेशन, 2800 किलोमीटर। तो काफ़ी लंबी जर्नी है ये, और लेकिन साइकिल से जाना एक बड़ा कठिन काम है। आज हम सुनते हैं तो शायद हम कोशिश करके भी नहीं जाएंगे। तो आपके ख्याल ही कैसे आया आपको कि मैं साइकिल से इतना दूर जाऊं? क्या पहले से आप साइकिल चलाती रही हैं या क्या आपको कैसे हिम्मत आई? तो साइकिल चलाने की जहाँ बात है, तो बचपन में हम सब चलाते थे, मैं भी चलाती थी, शौक था, बट कभी ऐसा प्रैक्टिस में नहीं रखा साइकिलिंग को। बट हाँ, जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज जाने की बात आई, तब भी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते थे और मुझे शौक नहीं था इतना। मुझे जितना हो सकता था एनवायरमेंटल को सेफ रखते हुए चीज़ें करना पसंद था। तो मैं बस से जाती थी, आइदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या बीच में हाँ मैं साइकिल से भी कॉलेज जाने लगी थी। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता था, वो तो 7 किलोमीटर होता था। तो 7 किलोमीटर काफ़ी मामूली बात है साइकिल के लिए। तो वहाँ से साइकिल का दौर शुरू हुआ। फिर जब मैं बेंगलोर में अपनी जॉब के लिए थी, तो वीकेंड पे मैं अपने दोस्त के वहाँ वाइट फील्ड जाना पसंद करती थी। तो कोरामंगला से वाइट फील्ड का डिस्टेंस होता था 25 किलोमीटर्स। अब वहाँ पे बस जो है डायरेक्ट बस थी नहीं, तो बस चेंज करके जाना वो मुझे बहुत नहीं जमता था। तो वहाँ पे साइकिल रेंट पे मिलती थी, हाफ एन आवर के लिए कुछ मामूली 5 रुपये में मिलती थी। तो मैं साइकिल से जाना शुरू की बेंगलोर में 25 किलोमीटर। तो जब मैं पहली बार गई कोरामंगला से वाइट फील्ड 25 किलोमीटर, मैं कुछ 45 मिनट्स में पहुंच गई थी साइकिल से। तो मेरे दोस्त लोग काफ़ी हैरान हुए जिनसे मैं मिलने गई थी। वो बोले तो इतनी दूर साइकिल से आ गई। तो मैंने कहा ये तो कुछ नहीं, मैं तो नॉर्थ टू साउथ करने का सोच रही हूँ साइकिल पे। मैं ऐसी मस्ती में बोल दी। तो वो लोग काफ़ी हैरान हुए। वो लोग बोले कि अगर तू सोच रही है मतलब तू कर सकती है। तो उनके वो अल्फाज मेरे जहन में इस कदर बैठ गए कि मैं उस पर सोचने लगी। फिर जब लॉकडाउन अपना शुरू हुआ, तो उस वक्त की बात है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो जॉब करती थी एज अ टूर मैनेजर, जिसमें मुझे बुज़ुर्गों को घुमाना रहता था, वो काफ़ी लीजर ट्रैवलिंग था। तो उस किस्म का ट्रैवल मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे ऐसा हुआ कि आई शुड गो आउट एंड डू द ट्रैवलिंग आई लाइक रॉ ट्रैवलिंग, जहाँ पे मैं लोकल्स को मिल रही हूँ, उनके साथ उनके घर में रह रही हूँ, उनका खाना खा रही हूँ, वो जो खाते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं गाड़ी लेकर निकली तो पेट्रोल का खर्चा आएगा एंड विच इज़ नॉट टू फ्रेंडली टू एनवायरनमेंट। तो इसके लिए मैंने साइकिल का जहन किया, और क्योंकि वो फिज़िकली चैलेंज था, मुझे और एक्साइटिंग लग रहा था कि मैं साइकिल से अपना ये सफ़र तय करूँ। एक बात ये है कि देखिए, आम तौर पर हमारे यहाँ जो जिस तरह से हैं लोग कि रात के वक्त शाम को 7 बजे बाद घर की लड़की को चौराहे तक नहीं जाने देते,
कि नहीं अभी इतनी रात को कहाँ जाओगी भाई, बैठो। ऐसे में अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए राज़ी करना, या वो राज़ी हुए तो कैसे क्या राज़ी हुए? पहले मना किया होगा उन्होंने? बिल्कुल, पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, हाँ उन्होंने बिल्कुल मना किया। तो मैं घर 2 साल के बाद आई थी बैंगलोर से इंदौर, लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैं अंदर एंटर किया, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं साइकिल से नॉर्थ टू साउथ करना चाह रही हूँ, और मुझे जोर से तमाचा पड़ा। बट अगली वक्त मम्मी ने बोला कि तू पागल हो गई है, तू मत सोच इसके बारे में। फिर पापा आए, तो मैंने जब पापा को बोला कि ऐसा सोच रही हूँ, तो पापा ने भी मना किया। फिर मैंने दोनों को बैठकर समझाया कि ठीक है, आप लोग मुझे 2 महीने का वक्त दे, आप लोग 2 महीने में मेरी तैयारी देखें, अगर आप लोग को उसके बाद सही लगता है तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो वो 2 महीने की तैयारी के बाद परमिशन मिल गई। आप जब यहाँ से वहाँ तक गई, इतनी लंबी जर्नी साइकिल से, आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा रास्ते में। जी बिल्कुल। तो कोई ख़ास आपको बात याद आती है कि जहाँ आपको बहुत दिक्कत हुई हो, अब क्या करूँ मैं, अब समझ में नहीं आता, क्या वापस चले जाऊँ या क्या करूँ, ऐसा कभी हुआ हो तो बताएं। 1-2 बार हुआ है, बट दिक्कतों से ज़्यादा मुझे मदद मिली है। तो मुझे जब भी प्रॉब्लम रहा, मैंने सिर्फ वो किया कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ या इसका कैसे सामना करूँ, और मुझे मदद के लिए कोई ना कोई फरिश्ता मिल गया। तो अब सफ़र में मुझे बहुत कम चीज़ ऐसी याद है जो मुझे बुरी लगी हो या मुझे तकलीफ में लगी हो। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने ये जो तैयारी की थी 2 महीने की अपनी, तो मैंने इंदौर के आसपास की थी, जहाँ पे सीधी रोड है, ज़्यादा अपहिल या हाईलाइट ऐसा नहीं है। और मैंने अपना सफ़र जो चूज़ किया वो कोस्टल लाइन था, जो कि घाट्स थे। तो मैं तैयार नहीं थी वो घाट्स के लिए स्पेशली, तो तैयारी में थोड़ी कमी लगी। जब मैं निकली यहाँ से मुंबई के लिए, तो हाईवे से गई, सीधी रोड थी, तो इतना मुश्किल नहीं लगा। जब मैं मुंबई से कोस्टल लाइन की तरफ जाती रही, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी तैयारी कितनी कच्ची थी। मेरी साइकिल जो थी वो बेसिक माउंटेनियरिंग साइकिल थी, वो हिल पे चलाने जैसी साइकिल नहीं थी, और टूरिंग साइकिल नहीं थी। तो नॉर्मली टूरिंग साइकिल का वेट जो है वो 26 kg विथ योर लगेज होना चाहिए, बट मेरी साइकिल का अकेले वेट 25 था। विथ लगेज अलग दिक्कतें थी, और वो एक्सेल मेरी भाई की साइकिल थी, तो वो भी दिक्कत थी। बट मैंने एक्सक्यूजेस को रीज़न नहीं बनाया सफ़र नहीं करने का। मैंने एक्सक्यूजेस को कन्वर्ट किया इनटू द अपॉर्चुनिटी विच आई डिड। तो रास्ते में 1-2 बार हुआ कि अपहिल रोड थी, धूप थी कड़क, और मैं बहुत थक गई थी, और मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो कोस्टल लाइन मैंने चूज़ किया था वो काफ़ी छोटे छोटे अपने गाँव पे से होते हुए जा रहा था। तो मुझे 1-2 घंटे तक आगे पीछे कोई नहीं दिखता था, और मैं बहुत थक गई थी, और मैं साइकिल पटकी बैठ गई रोड के ऊपर और रोने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बट जैसे ही मैंने ये किया, मुझे पीछे से एक ट्रक वाले आए कुछ, और उन्होंने देखा मुझे रोते हुए, तो वो रुके, वो मदद के लिए बोले हम आगे जा रहे हैं, आपको छोड़ देते, ये पूरा अपहिल ही है, आप नहीं कर पाएंगे, आप बैठ जाए, हम आपको जहाँ पे सीधा रोड आ जाएगा थोड़ा, वहाँ तक लिफ्ट दे देते हैं। तो जी वहाँ पे मदद मिल गई, तो थोड़ा हौसला बढ़ा कि ठीक है मैं कर सकती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा। देखिए, अगर अच्छा मिशन हाथ में है और अच्छा काम है तो अच्छे लोग भी मिल ही जाते हैं। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जब आप लौट कर आई तो स्वाभाविक रूप से सभी आपसे मिले होंगे, जो भी है जान पहचान वाले, सारे लोग, मीडिया वाले या जो भी है, तो आपको कैसा क्या मतलब उसका रिस्पांस मिला? जब मैंने शुरुआत में ये सफ़र का सोचा था, तो ये मेरे लिए काफ़ी पर्सनल चीज़ थी। ये मैं नहीं चाह रही थी कि मैं प्रमोट करूँगी सोशल मीडिया पे या ज़्यादा किसी को बताऊँगी। ये मेरे खुद के लिए था, मुझे खुद का कॉन्फिडेंस देखना था, और मुझे खुद की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करना था। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट करने वाली हूँ। बट जब मैं अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन मुंबई तक पहुँची, तो मेरे आगे पीछे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे थे, वो लोग इतना अप्रिशिएट किए, और इतने अच्छे अल्फाज बोले कुछ लोगों ने कि मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी चीज़ हुई है। मतलब मैंने कुछ लोगों को मोटिवेट किया कि वो घर के बाहर निकले, उनको जहाँ जाना था वो अभी तक अपने आप को पीछे रख रहे थे, ये समझ के कि वो लड़कियाँ हैं, वो नहीं कर सकती।
उनको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट मेरा ये सफ़र देख के उन्होंने हिम्मत की आगे बढ़ने की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद से मैंने इसको अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरीज़ डाली एंड प्रमोट किया कि ओके आई एम डूइंग दिस। एंड जब मैंने शुरुआत किया था, मैंने सिर्फ सोचा था मैं यहाँ से मुंबई तक जाऊँगी, जो कि 600 किलोमीटर होता है। मैंने कन्याकुमारी अपने जहन में रखा था, बट मैंने किसी को बताया नहीं था इसके बारे में। रास्ते में अगर कोई पूछता था तो मैं सिर्फ उनको आगे तक का बताती थी कि ठीक है मैं मुंबई तक जा रही हूँ। फिर जब मैं मुंबई पहुँच गई तो मैं बोलती थी ठीक है मैं गोवा तक जा रही हूँ। और ऐसा करते करते जब मैं केरला तक पहुँच गई तब मैं सबको बहुत फ़ख्र से बोल पाती थी कि ठीक है मैं मुंबई से कन्याकुमारी तक का सफ़र कर रही हूँ और मेरा आखिरी डेस्टिनेशन जो है वो कन्याकुमारी है। तो किहिम में भी एक गांव में रुकी थी मैं, किहिम में। तो वहाँ पे छोटी बच्चियाँ थी, तो रात को जब मैं टेंट अपना बीच पे लगाई थी तो वो बच्चियाँ आके मेरे टेंट के पास बैठ के हम लोग सब बातें कर रहे थे। तो वो मुझे बोल रहे थे दीदी हम रात को तो मंदिर तक नहीं जाते जो कि 2 घर छोड़कर है, तो हम डरते हैं अकेले निकलने के लिए, आप इतनी दूर तक आ गए, शायद कल हम हिम्मत कर सके ये 2 घर का सफ़र करने के लिए। तो वो मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा, मुझे इतनी खुशी हुई। तो हाँ ये था। बहुत अच्छी बात है कि जो लोग कभी ये सोच नहीं सकते थे कि हम इतनी दूर भी जा पाएंगे, आपकी बातों से, आपके काम से उनको इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि उन्होंने ये कहा, और वो कहा नहीं, वो कर भी लेंगे आगे अगर हिम्मत करेंगे तो। समीन ये बताइए कि आप यहाँ से जब चली तो रोड्स को लेके, रोड मैप को लेकर के कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, इस बात को लेकर के आपने कोई प्लान किया था? जी, तो मेरा जो पहला प्लान था वो ये था कि मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाऊंगी, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो मैप में एक ऐसी जगह है जो कि लीस्ट एक्सप्लोर्ड है, उसके बारे में हम काफ़ी हिंदुस्तानियों को शायद नहीं मालूम है। तो मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, वो सारी जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत कम एक्सप्लोर्ड है। तो मेरा पहला था कि मैं वहाँ जाऊँगी, बट जब हम इंदौर से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए सोचते हैं तो बीच में झारखंड आता है, बिहार आता है। तो मेरे फर्स्ट सफ़र के लिए मुझे खुद को डर लग रहा था कि मैं बिहार, झारखंड जहाँ के लोग थोड़े सख्त मिजाज के हैं, हाँ। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं मतलब वो कर पाऊँगी कि नहीं। तो क्योंकि मैं बेंगलोर साउथ में काफ़ी वक्त तक रही हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि साउथ के लोगों का मिजाज थोड़ा अपनाहियत वाला है। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि ठीक है साउथ में मैं कहीं भी आराम से ट्रैवल कर सकती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने अपना रूट मैप चेंज किया। मैंने सोचा कि मैं पहले साउथ की तरफ जाती हूँ, फिर नीचे से ईस्ट कोस्टल लाइन करते हुए मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ सोच सकती हूँ रास्ता। तो मेरे पास 6 महीने का वक्त था। मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है तुम 1 साल का तो नहीं सोच सकती, तुम कम वक्त का सोचो। तो 6 महीने मम्मी पापा ने मुझे परमिशन दी कि 6 महीने के लिए तुम जहाँ तक जा सकती हो करो। तो मैंने पहले तो सिर्फ यही सोचा कि मैं साउथ तक जाने की कोशिश करती हूँ, और मैं निकली इंदौर से। मैं सोची ठीक है मैं मुंबई तरफ जाके कोस्टल लाइन को पकड़ते हुए जाऊँगी। तो जब मैं इंदौर टू मुंबई गई तो वो हाईवे था, पूरा सीधा रोड था, अच्छी सड़क थी, सीधा था सब कुछ मुश्किल नहीं हुई। बट मुंबई के बाद मैंने सोचा मैं हाईवे छोड़ दूँगी और मैं जो है अपनी नॉर्मल छोटी रोड्स जो गांव में से होते हुए पूरी कोस्टल लाइन पे से जाती है, मैं उस पे से जाऊँगी। तो जब आप हाईवे का कैलकुलेशन करते हैं तो 2100 किलोमीटर्स का आता है इंदौर टू कन्याकुमारी, जो कि सीधे हाईवे में से जाती है। बट अगर कोस्टल लाइन का लेंगे तो 800 किलोमीटर और कुछ बढ़ रहा था। बट हाँ, मुझे ऐसे ही ट्रैवल करना था जहाँ पे मैं छोटे छोटे गांव में से होते हुए जाती। तो इसके लिए मैंने फिर सोचा कोस्टल लाइन को पकड़ते हुए जाऊंगी। समुंदर, मैं वाटर बेबी हूँ, आई लव वाटर। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी थी कि मैं कोस्टल लाइन पे से जा रही हूँ, तो समुंदर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहेगा। तो वैसा था। बहुत अच्छी बात है। समंदर को लेके आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोटिवेट करता है समंदर, अगर ध्यान से उसकी भाषा हम सुने बैठ करके। आपने जो किया जो कुछ, वो वाकई में हिम्मत भरा और जोखिम भरा भी था, और
सब कुछ साहस की ज़रूरत थी उसमें। तो हमारे जो आज का युवा वर्ग है, युवा वर्ग में भी खासकर मैं कहूँ कि लड़कियाँ जो कि या तो बहुत रिस्ट्रिक्शन में रहती हैं, घर में रहती हैं, या फिर जो बाहर जाती हैं तो उनके प्रति चिंता भी रहती है पेरेंट्स को, तो उन युवा वर्ग के, युवा लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आपका संदेश है उनके लिए जो आप कहना चाहें? ये एक स्लोगन है जो मैंने अपने जहन में बहुत बचपन में बिठा लिया था कि ये दुनिया सिर्फ बहादुर लोगों के लिए है। अगर आप बहादुर है तो ये दुनिया आपकी है। बहुत अच्छा। है, दुनिया में बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो हम क्यों बुरे लोगों की वजह से हम अपने आप में डर बिठा ले और वो दुनिया नहीं देखे जो खुदा ने इतनी खूबसूरती में रखा हुआ है। तो जब मैं निकल रही थी मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे था ये मेरी दुनिया है, मेरा खुदा है मेरे साथ मेरी रक्षा करने के लिए, तो मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे रास्ते में भी काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम लड़की हो, तुम अकेले मत निकलो, हम अच्छे हैं, आगे लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, बट मुझे आगे और अच्छे लोग मिलते गए। तो एक और ये चीज़ जोशी जी जो मैंने देखी कि हम एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते। हमें लगता है हम अच्छे हैं बट आगे दुनिया अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं जब धामनोद से सिद्धपुर गई तो मुझे और अच्छे लोग मिले। मैं जब सिद्धपुर से आगे निकली तो मुझे और अच्छे मददगार लोग मिलते गए। तो लोगों पे ट्रस्ट करना मुझे बहुत ये सफ़र ने सिखा दिया। मैं मानती हूँ बुरे लोग हैं, हो सकता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हादसा या मुझे बुरे लोग नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं, बट मुझे अच्छे लोग मिले। तो मेरा यकीन यही है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग मुझे नहीं रोक सकते या मुझे घर में नहीं बिठा सकते। बिल्कुल, आपने जो कहा ये बिल्कुल उस बात को जोड़ती है, ये बात कि अगर घोड़े से गिरने का डर है तो क्या घोड़े पे सवारी नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये वाली बात है। तो एक बहुत अच्छा शेर भी है कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो हिम्मत करेगा घोड़े पे चढ़ने की वही तो आगे ले जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो सिमिन, आप हमारे स्टूडियो में आ जाए और आपने हमसे इतनी प्रेरणात्मक बातें की हैं जिससे हमें भी प्रेरणा मिली और हमारे जो दर्शक वर्ग है जिसमें लड़कियां हैं उन्हें भी प्रेरणा मिली है। और यकीनन मैं कहता हूं आप सभी को कि आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि अगर हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, कहते हैं ना, अगर हम में हिम्मत है तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है। हमें जैसा का इन्होंने कहा ना कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें अच्छे लोग मिलेंगे, क्यों हम सबको बुरा मान करके चलते हैं। बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी। जोशी जी, आपने ये जो कहा कि हिम्मत दे मर्दा तो मदद खुदा, इस पे मुझे याद आया कि मेरे सफ़र में मुझे जब मुश्किल हुई है, जैसे बहुत धूप थी जब मैं यहाँ से मुंबई जा रही थी अक्टूबर के वक्त में, तो एक वक्त ऐसे हुआ कि बहुत धूप थी, मैं पसीने में थी और मैं थक गई थी, मैं झाड़ के नीचे बैठी थी और मैं बोली मैं नहीं कर सकती आगे, और मैं ऊपर देखी आसमान में, प्लीज़ थोड़ी बारिश कर दे खुदा। और आप यकीन मानेंगे 5 मिनट में काले बादल आ गए जो कि दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। 5 मिनट में पूरे काले बादल, बारिश होना शुरू हो गई। और उस दिन मैंने 110 किलोमीटर्स कवर कर लिया था पूरे दिन में। तो मेरा डेली का टारगेट होता था 100 किलोमीटर्स, बट हाँ, मैंने वो उस दिन में 110 किलोमीटर्स कर लिया था। और ऐसे ही खाने को लेके मैंने रहने करने के लिए भी होटल्स नहीं डिसाइड किए थे, मैं अपने टेंट में रुकती थी कि मैं जितना हो सके कम खर्चे में ही अपना सफ़र तय करूं। तो रात को रुकने के लिए भी मुझे एक वक्त सोचना नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ रुकूंगी। 5 बजते थे और मुझे कुछ ना कुछ ज़रिया मिल जाता था, या तो कोई मदद मिल जाती थी, कोई घर वाले मुझे बोलते थे बेटा तुम हमारे साथ रुको। तो ये सफ़र में मैंने इतने फैमिलीज़ को अपना बनाया है और उन्होंने मुझे अपना बनाया है। मुझे आज भी काफ़ी लोग कॉल करते बोलते बेटा तुम कहाँ हो, कैसे हो। तो ऐसा लगता है दुनिया में मेरे कितने घर है, मुझे घर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने पाया है, ये जो आपने बताया, ये जो पाया है, ये पाना बहुत मुश्किल है। ये हम किताबों में पढ़ के या घर में बैठ करके या ऐसे मिलजुल के आपस में नहीं कर सकते जब तक कोई जोखिम उठा के कुछ बाहर नहीं निकले। समीन, एक बात हम ये सोच रहे थे कि जब इतनी दूर आप गई तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में या हमारे लोकल इंदौर में या शहर में ही जो है कोई आपको ठोक के चला जाता है, कोई आपसे टकरा के चला जाता है। तो इतनी दूर जाने में ऐसा कोई हादसे पेश आए कि आपको कि कहीं ऐसा हुआ हो कुछ कि कोई आप किसी ने
जी, तो जब मैंने पहले दिन आज के एक साल पहले जब आज के दिन मैंने ये सफ़र शुरू किया था, तो मैं घर से निकली सुबह 6 बजे और मैं 50 किलोमीटर्स भी नहीं पहुंची थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से एक लोडर ने टक्कर मार दी थी, तो मैं डिसबैलेंस होके गिर गई और घिसा गई थी रोड पे। तो ये हाथ की तरफ से ये पाँव तक नीचे तक पूरा छिला गया था। तो काफ़ी मामूली ज़ख्म, ऐसा छिला गया था रोड पे जैसा होता है, बट मैंने उसको कुछ भी क्योरमेंट नहीं किया था। मैंने सिर्फ साफ़ पानी से उसको धो दिया था, तो वो पकते गया और मेरा मुंबई पहुंचने तक 5 दिन तक मैं सिर्फ उसको खुला रख रही थी और उसको साफ़ पानी से धोते जा रही थी, बट वो पूरा सेप्टिक होके पूरा पस जम गया था और मुंबई पहुंचने तक वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके लिए हाँ, मुझे मुंबई में थोड़ा वक्त देना पड़ा। रुकी, मैं ठीक किया और फिर आगे बढ़ी। फिर जब मैं गोवा पहुंची तो पीछे से एक ऑटो वाले ने, उसको समझ में नहीं आया, सर्विस लेन पे चला रही थी मैं और मेरे पीछे लगेज था साइकिल के, तो थोड़ी चौड़ी थी पीछे से, उसको अंदाज़ा नहीं हो पाया होगा कि मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो वो निकालने की कोशिश किया तो टक्कर लगी, मैं गिरी और वो रुका नहीं, मैं गिरी तो उसने आगे बढ़ा दिया, तो वो टायर पे से होते हुए गया और मेरा आगे का टायर साइकिल का जो था वो कर्व्ड हो गया था पूरा। तो अब मैं रास्ते पे आगे तक कुछ नहीं दिख रहा था गैराज का, तो जैसे तैसे मैं लेकर गई साइकिल आगे और थोड़ी दूर पे मुझे एक साइकिल रिपेयर शॉप दिखी। उन्होंने ठोक के मैन्युअली उसको बिना मशीन के थोड़ा सीधा किया, बट उसके बाद भी साइकिल वॉबल कर रही थी। तो जब मैं गोवा पहुंची वहाँ पे एक सेंटर पे जाके, साइकिल के सेंटर पे जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ठीक किया, तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया मुझे। उन्होंने बोला आप रुकिए और आपकी साइकिल हम ठीक कर देंगे, क्योंकि वो सेम कंपनी की साइकिल थी, डीकैथलॉन की, तो वो लोग ने ठीक कर दी। तो उस वक्त मुझे रुकना पड़ा कुछ। फिर केरला पहुँचते तक मेरा जो था राइट लेग का नी लिगामेंट टेयर हो गया था और बहुत दुख रहा था। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा टाइम स्ट्रेस मत दो नी को, और मेजर नहीं है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, बट थोड़े वक्त तक उसको स्ट्रेस आउट मत करो। तो मुझे केरला में रुकना पड़ा, वर्कला में, और मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ रुकी वर्कला में। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के भी। तो मुझे एक हॉस्टल में फ्री अकोमोडेशन मिल गया था और उसके बदले में उनका कैफेटेरिया रन कर रही थी। तो रोज़ सुबह उठ के लोगों के लिए खाना बनाना और फिर शाम में सब लोगों के साथ मिलके हम लोग समुद्र तरफ जाते थे और मज़े करते थे। तो वो काफ़ी, ये तो आप जो बता रही हैं, देखिए बड़ी आसानी से आपने ये चीज़ कह दी है। हाँ। लेकिन ये आसान नहीं है, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्या जब वहाँ गई आप तो आपने ये प्रबंध भी कर लिया कि यहाँ अगर मैं कोई नौकरी करूँ या काम करूँ तो मुझे पैसा भी कमा सकती हूँ? जी बिल्कुल। तो मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बट मुझे रुकने के लिए मैं बहुत कम बजट में गई थी। मेरे पास कुछ 5,000 थे, तो मैं वो 5,000 लेके हाथ में निकल गई थी ये सफ़र पे। तो रहने का मैं अपने टेंट में रुकती थी, खाने के लिए मैं ढाबों पे रुकती थी, तो वो लोग मुझसे लेते ही नहीं थे पैसे। कितनी बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा समझ में आता था कि वो स्मॉल बिजनेस है, रोड साइड ढाबाज जो होते थे, लॉकडाउन की वजह से उनकी भी ज़्यादा कमाई नहीं होती होगी, ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे। तो मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि आप प्लीज़ ले कुछ तो ले मुझसे पैसे। तो वो बोलते थे नहीं, आप बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं, हम आपको जिस तरह से भी मदद कर सके हमें करना है, तो आप फ्री में हमारे वहाँ खाना खा लें। इनफैक्ट वो पैक करके देते थे कि रात को अगर मुझे कुछ नहीं मिले तो मैं वो खा सकूँ। तो ऐसे बहुत अच्छे लोग मिले मुझे। और हाँ, मैं काम का सोच ही नहीं थी, बट वही कि रुकने के लिए मुझे जब वो लोग ने फ्री ऑफ़र किया तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं किसी तरीके से अगर उनकी मदद कर सकी। तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि ठीक है, आपका कैफ़ेटेरिया बंद है, मैं आपका कैफ़ेटेरिया रन कर लेती हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक़ था, खिलाने का शौक़ था, तो इसके लिए मैंने कैफ़ेटेरिया शुरू किया वहाँ पे वर्कला में। हॉस्टल का नाम द लॉस्ट हॉस्टल था, तो वहाँ पे द लॉस्ट कैफ़े करके मैंने शुरू किया था। तो वो 1 महीने में बाहर की काफ़ी लोग आते थे, हर दिन नए लोग आते थे, उनसे मिलना, उनको खाना बना के देना और उनके साथ फिर घूमने फिरने जाना आगे पीछे। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी जो ये जीवटता है जिससे आपने ये सफ़र पूरा साइकिल से तय किया है, ये केवल हिम्मत से और
साहस से और एक कठिन काम हाथ में लेते हुए ही नहीं किया है, आपने उसको पूरी तरह से उसको एंजॉय किया उस काम को। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपने जब ये देखा कि यहाँ कैफेटेरिया चला सकती हूँ, हाँ। ये काम कर सकती हूँ, तो आपने इतने दिन तक, काफ़ी 1 महीना आपने बताया, 1 महीना, तो जी। वो आपने किया। तो एक देखिए कितने एक पॉजिटिवली आपने सारे काम को किया है कि कोई बोझ नहीं बनाया उसको, आपने भारी नहीं बनाया कि अब मैं क्या करूँगी। आप यकीन मानेंगे, मैंने खेतों में काम भी किया है। तो नासिक की तरफ अपने पूरे ग्रेप फार्म्स लगते हैं। हाँ। तो मैं जा रही थी, मुझे ग्रेप फार्म दिखा, मैं जाके वहाँ पे अंदर जाके ग्रेप फार्म को देखने लगी कि कैसा है सब। तो वहाँ के एक फार्मर ने मुझे रोका और मुझे नाश्ता खिलाया, और फिर वो बोले कि अच्छा बेटा, अब हम जा रहे हैं खेतों में स्प्रे करने पेस्टिसाइड। तो मैंने बोला मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जानना था, मैं जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकती थी मुझे वो करना था। तो मैं उनके साथ खेतों में निकल गई, वो ट्रैक्टर पे मुझे बिठाए और मैं उनके साथ स्प्रे करते जा रही थी। फिर आते वक्त उन्होंने मुझे कहा तुम्हें ट्रैक्टर चलाना है? मैंने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड होके फिर मैंने ट्रैक्टर ले लिया और मैं ट्रैक्टर चलाई। खेतों में पूरे मड में, ऐसे पाँव पूरे कीचड़ में हो गए थे, बट मज़ा आ रहा था बहुत। तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया। मैंने फ़िशिंग की है गोवा में, साउथ गोवा में। मैं एक लोकल फिशरमैन के घर में रही थी कुछ दिन, 2 दिन। तो उनके साथ मैं सुबह जाती थी, रात को हम लोग 4-3 बजे निकलते थे और जाके फिशिंग नेट डाल के वेट करते थे। तो वो लोग अपने लोकल भाषा में गाना गाते थे, तो उनके साथ गाना गाती थी। और सुबह हम लोग मछलियाँ पकड़ के लाते थे, उनको साफ़ करते थे, फिर वो पैकेट में बंद करके उसको मार्केट लेकर जाते थे। तो ऐसे छोटे छोटे काफ़ी एक्सपीरियंस रहे जो हम नॉर्मल ज़िंदगी जीने में शायद अनुभव नहीं कर पाते सकेंगे। ये अब देखिए, हम कहना चाहेंगे हमारे सभी कार्यक्रम देखने वालों को ये बात कि देखिए, एक एंगल होता है, एक किसी चीज़ को, किसी काम को करने का एक दृष्टिकोण है आपका। आपका दृष्टिकोण इतना पॉजिटिव था, उसी कारण से आपको हर जगह हेल्प मिली, आपको मदद मिली, आपको लोग अच्छे मिले। और ऐसे ऐसे लोग मिले कि आपसे सुन के हमें बहुत अजीब सा लग रहा है कि वाकई में अच्छे लोग हैं दुनिया में। बिल्कुल हमें मिलते हैं वो, लेकिन हम सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम बाहर निकले हैं तो बाहर के लोग ख़राब है, हम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। तो देखिए, बहुत ही, ये तो एक आपने इतना अलग हट के काम किया है कि इससे हमारे दर्शकों को, देखने वालों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी, और उन्हें लगेगा कि एकदम किसी काम को कठिन समझ के हम नहीं कर सकते। हाँ। ये ना सोचें, बल्कि करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी। समीना, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच जोशी जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपने बुलाया और मेरी कहानी आप लोग तक पहुंची, सब तक। और अगर थोड़ा सा भी मैं किसी को इंस्पायर कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। यकीनन इंस्पायर होंगे लोग, ज़रूर इंस्पायर होंगे। नमस्कार।